Good afternoon, ma'am. ला देना इधर। पिछले क्लास में हम लोग 8086 का आर्किटेक्चर देख रहे थे। आर्किटेक्चर में भी हम लोग क्या देख रहे थे? ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हमारा पीआई हो चुका था, बेसिक पूरा। 1 सेकेंड चेक कर लेते हैं। अभी ठीक है?
ओके, तो उसमें हम लोगों ने बीआईयू देख लिया था, बीआईयू किस तरीके से वर्क करता है, क्या वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग का ईयू बचा था, तो ईयू में भी हमने थोड़ा सा पार्ट उसका एक्वायर किया था, मीन्स थोड़ा सा पार्ट का हमने रिवीजन किया था कि एक्चुअली में करता क्या है। ओके, एक बार थोड़ा सा फिर से ये डायग्राम हम समझा देते हैं। देखिए, ये हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। एक्चुअल में जो हमारा चिप होता है, ये जो चिप है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ चिप होता है। ये जो चिप है हमारा, इस चिप के ऊपर में जो जो फंक्शनैलिटी इनबिल्ट किया गया है वो किस तरीके से काम करता है, ये यहाँ पर आपको डिजाइन करके दिखाया गया है, जिसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा बीआईयू एंड सेकेंड वन इज ईयू। BI stand for bus interface unit and EU stand for execution unit। तो बस इंटरफेस यूनिट में हमने क्या देखा था, बस इंटरफेस यूनिट में क्या क्या वर्क परफॉर्म करना है हमारे माइक्रो प्रोसेसर को। तो माइक्रो प्रोसेसर का सबसे बड़ा काम क्या होता है, सबसे बड़ा काम कह लीजिए या मेन वर्क कह लीजिए, उसका मेन वर्क यही होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट डिवाइसेस आ रहा है मेरे पास, उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले उससे हमें क्या करना पड़ता है, फेच करना पड़ता है, डिकोड करते हैं, देन वो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। तो फेचिंग एंड डिकोडिंग का काम कौन करता है, फेचिंग एंड डिकोडिंग का काम हमारा EIU BIU करेगा, एंड एग्जीक्यूशन का काम हमारा करेगा EU, यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट। तो यहाँ पर ये जो दो सिंबल आप देख रहे हैं, एक में समेशन है और दूसरा में ALU लिखा हुआ है, दोनों सिंबल का मतलब क्या है कि ये इस सिंबल को हम लोग यूज करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ALU भी क्या करता है, वो भी तो ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है ना, ऑपरेट करता है, जो भी वैल्यूज उसके पास आते हैं उस वैल्यूज के बेसिस पे अपने आप को वो ऑपरेट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो समेशन का सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं फिजिकल नंबर को लोकेट करवाने के लिए। फिजिकल नंबर लोकेट करने का क्या मतलब कि जब हम डेटा मेमोरी से फेच करके लाते, पहला तो ये डेटा हमारा थ्रू द इनपुट डिवाइस मेरे पास आया, हमने क्या किया कि मेमोरी में उसको स्टोर कर दिया, और जब भी हमें जरूरत है उस डेटा का तो बार बार हम कहाँ से लेके आएंगे, मेन मेमोरी से मांगेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि इनपुट डिवाइस को बोलेंगे फिर से तुम डेटा दो, नहीं, जो डेटा वो दे चुका है पहले उसके ऊपर हम वर्क परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या करता है कि वो जो एड्रेस मेरे पास आया, तो हमें पता है कि दो एड्रेस आता है, एक लॉजिकल देन फिजिकल। ओके, तो हमारा जो इंस्ट्रक्शन क्यू है वो टोटली किस पे काम करेगा, लॉजिकल एड्रेस पे काम करेगा। लॉजिकल एड्रेस क्या कहने का मतलब होता है, फिजिकल एड्रेस। तो मैम ऑफसेट एड्रेस लॉजिकल एड्रेस को ही कहते हैं क्या? क्या, ऑफसेट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस, हाँ, ऑफसेट एड्रेस आपका लॉजिकल एड्रेस ही होता है। क्यों, क्योंकि फिजिकल एड्रेस जो होता है, फिजिकल मीन्स कि एक्चुअल जो एड्रेस हमारा होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। लेकिन जो लॉजिकल फॉर्मेट, हम सॉरी, लॉजिकल एड्रेस जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसको एड्रेस को हम लोग ऑफसेट भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकली क्रिएट करते हैं। मीन्स कि उसका फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, बट वो क्या करता है कि जैसी डेटा हमारे पास आता है तो वो क्या करता है कि कन्वर्ट करता है उसको। देन दो एड्रेस हमारे पास हो गया, एक लॉजिकल और दूसरा क्या हो गया, फिजिकल। इन दोनों के बेसिस पे क्या होता है, मेमोरी हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या किया कि इस ऑपरेंड के थ्रू, इस ऑपरेटर के थ्रू हमने अपने एड्रेस को फिजिकल को टू लॉजिकल किया, और देन इंस्ट्रक्शन क्यू क्या करेगा, उस क्यू के एड्रेस को अपने पास रखेगा डेटा के फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, ये सिर्फ बस इंटरफेस यूनिट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एड्रेस को कंटेन करने का काम करता है, एक्चुअल डेटा के ऊपर में ये काम नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर मेरा क्या है, मेमोरी हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा था। एक बार फिर से आप लोगों को उसका हम दिखा देते हैं डायग्राम।
पहला था हमारा कोड सेगमेंट, दूसरा डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो इन सारे सेगमेंट्स को हमने रजिस्टर्स के नाम से रखा है, सेगमेंट रजिस्टर्स, क्योंकि वो एक्चुअल मेमोरी हमारा नहीं होता है, वो फ्लिप फ्लॉप सेल होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि डेटा को स्टोर करके रखते हैं। और वो डेटा टेम्परली क्या होता है कि अपने पास में स्टोर करके रखता है। तो सेगमेंट रजिस्टर को हमने डिफरेंट 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर रजिस्टर का अपना अपना हमने उसको वर्क दे दिया कि आप इस वर्क के अलावा कोई दूसरा वर्क परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर हम जब डेटा का यूज करेंगे तो इजी होगा ना, और टाइम टेकन भी कम, टाइम को भी कम टेकन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जो डेटा हमें चाहिए वो किस लोकेशन से जाकर के लेना है। अगर अगर हम ऐसा करके नहीं रखते, मीन्स कि मेमोरी के सेगमेंट्स को डिवाइड करके नहीं रखते और सारे मेमोरीज को एक जगह करके हम रखे रहते, तो उस केस में क्या होता कि जो भी डेटा हमें एक्सेस करना है पूरे सेगमेंट में जाइए और वहां से उसको ढूंढ करके लाइए। लेकिन हमने क्या किया कि मेरे पास एक सेगमेंट दिया गया था, उस सेगमेंट को हमने क्या किया कि 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। जो चारों सेगमेंट्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हर सेगमेंट का अपना अपना काम होता है। जैसे कि कोड सेगमेंट है, तो कोड सेगमेंट का क्या काम है? ये मेमोरी के इंस्ट्रक्शन को अपने पास बस होल्ड करके रखता है। जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, वो क्या करेगा? अपने पास होल्ड करा करके रखेगा। दूसरा क्या है आपका? डेटा सेगमेंट। तो डेटा सेगमेंट क्या करेगा कि जो एक्चुअल डेटा है उन सारे डेटास को वो क्या करता है कि अपने पास होल्ड करके रखता है। स्टैक स्टैक सेगमेंट होल्ड एड्रेस एंड डेटा ऑफ सब रूटीन्स इज ऑल्सो होल्ड। हाँ, स्टैक रजिस्टर क्या करता है? स्टैक रजिस्टर एड्रेसेस को होल्ड करके रखता है कि कौन सा एड्रेस किसके बाद जाने वाला है। मीन्स कि एक तो एड्रेस चला गया, अब दूसरा एड्रेस क्या जाना चाहिए, वो उसके एड्रेस को अपने पास होल्ड करके रखता है। और एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या करता है? एक्स्ट्रा सेगमेंट होल्ड द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द सेम डेटा टू सर्टेन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। ये क्या करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस को अपने पास रखता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हर रजिस्टर को अपना अपना वर्क दे दिया। कोई कोड को रख रहा है, कोई डेटा रख रहा है, कोई एड्रेस को रख रहा है, और कोई डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का भी तो एड्रेस किसी ना किसी के पास होना चाहिए। सारा काम हमने कर लिया और ये हमको पता ही नहीं है कि उस डेटा को एक्चुअल में हमें भेजना कहाँ है। ठीक है, तो ये सारे क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं हमारे बीआईयू को डेटा को एग्जीक्यूट कराने के लिए। जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ रहे, जो भी एड्रेसेस आ रहे, तो हमने क्या किया कि इन सेगमेंट्स के हेल्प से सारा वर्क परफॉर्म कर लिया। देन ये सारा वर्क हो जाने के पास जो मेरा एक्चुअल इंस्ट्रक्शन आ गया है मेरे पास कि अब एक्चुअली में आपको करना क्या है, तो ये क्या करता है कि इसको ट्रांसफर कर देता है हमारा इंस्ट्रक्शन क्यू के पास। और इंस्ट्रक्शन क्यू एक टाइम में 6 बाइट ऑफ डेटा को अपने पास स्टोर करके रखता जाता है। तो हमने क्या बताया था, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी कि पहले आएगा और पहले जाएगा। तो पहले डेटा हमारे पास 1 आया, तो 1 जब कंट्रोल यूनिट इससे 1 का डिमांड किया तो इसने 1 को दे दिया। अब कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि ये जो इंस्ट्रक्शन मेरे पास आया है इसको हमें कहाँ सेंड करना है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि ईयू के जनरल पर्पस रजिस्टर के पास इसने सेंड कर दिया। तो जनरल पर्पस रजिस्टर यहाँ पर आपका है accumulator, base, data and last one is count। इन सारे को हम लोगों ने देख चुका है, इसलिए फिर से हम इसे देखेंगे। और यहाँ पे 2 प्रोसेस दिया हुआ है, AH एंड AL। H स्टैंड फॉर हाई एंड L स्टैंड फॉर लो। तो हाई और लो क्या होता है? ये बिटरेट के ऊपर काम करता है। बिटरेट मीन्स कहने का क्या मतलब कि हमारा जो डेटा है, डेटा का जब हम ट्रांसफरिंग कर रहे हैं तो उस डेटा के बिट का रेट क्या होना चाहिए, यानी कि पर सेकंड कितने बिट ऑफ डेटा को जाना है। ओके,
तो ये कौन डिसाइड करता है? बिट रेट। तो यहाँ पर हम हाई ले रहे हैं और लो ले रहे हैं कि कब उस डेटा के ट्रांसफरिंग, यानी कि बिट रेट कब हाई होना चाहिए और कब लो होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर क्या करता है कि ये डिसाइड करता है। तो यहाँ ए बी एंड सी डी जो लिखा हुआ है, तो सिर्फ नंबरिंग के लिए ABCD नहीं लिखा हुआ है। ए स्टैंड फॉर एक्यूमुलेटर, बी स्टैंड फॉर बेस, D C stand for count and D stand for data register। तो ये काम क्या करते हैं? एक्यूमुलेटर का वर्क तो हमें सब लोगों को पता है कि एक्यूमुलेटर क्या काम करता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है कि जो हमारा ALU में वर्क परफॉर्म होने वाला है उसके रिजल्ट को, और जो डेटा आता है वो एक्यूमुलेटर के पास ही जाकर के स्टोर होता है। और जब ALU को उसका नीड होता है तो एक्यूमुलेटर को क्या करता है कि ले लेता है। Accumulator register consist of two 8-bit register AL and AH। AL and AH क्यों? क्योंकि ये 16 बिट का होता है। माइक्रो प्रोसेसर हमारा 16 बिट का है, तो 16 बिट का ये हमारा जनरल पर्पस होता है, जिसको हमने क्या किया है कि 8 में डिवाइड कर दिया, यानी कि 8 बिट हाइट एंड 8 बिट लो, which can be combined together and used as a 16 bit। Okay, AL in this case contain the low order byte of word and AH contain the high order of byte। Accumulator can be used for input operation and string manipulation। ठीक है, अभी हम ये बताएं कि जो भी हमारा वर्क आता है उस वर्क के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये डिसाइड नहीं करता है। ये अपने पास होल्ड करके रखता है कि हाँ मेरे पास ये वर्क आया है करने को, अपने पास हम रखेंगे, जब ALU हमसे मांगेगा तो हम उसको क्या करेंगे कि दे देंगे। नेक्स्ट है आपका मैम बेस। हाँ, ALU क्या होता है? AL जो मैम यहाँ पे ए दिया हुआ है ALAH। अभी बताया ना, इस यहाँ पे इस फिगर में लिखा हुआ है H और L। H स्टैंड फॉर हाई एंड L स्टैंड फॉर लो। ठीक है, यस मीन्स मैम। कि ये मेरा टोटल क्या है, ये टोटल मेरा 16 बिट का है। 16 बिट का जनरल पर्पस रजिस्टर है, जिसको हमने क्या किया है कि 8 बिट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से 8 बिट आपका हाई ऑर्डर रजिस्टर होता है एंड 8 बिट आपका क्या होता है, लो लो लेवल, सॉरी, रजिस्टर। लो ऑर्डर रजिस्टर होता है। तो ये हाई पे कब काम करेगा और लो पे कब काम करेगा, ये डिपेंड करता है इसके बिट रेट पे। बिट रेट कितना है और किस बेसिस पे ये वर्क करेगा, ये हमारा प्रोसेसर डिसाइड करेगा कि कब आपको हाई के ऊपर काम करना है और कब आपको लो के ऊपर में काम करना है। ओके, इसलिए हमने इसको क्या किया कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और ये ओके मैम। ABCD जो लिखा हुआ है ना, ये नंबरिंग के लिए ABCD नहीं है, यहाँ पर इसका दिया हुआ है एक्यूमुलेटर, बेस, काउंट एंड डेटा रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट है आपका बेस रजिस्टर। कंसिस्ट ऑफ टू 8-bit रजिस्टर AL एंड BH which can be combined together। तो सेम ही है। BL is दिन case contains the low order byte of word। बेस रजिस्टर क्या होता है? बेस रजिस्टर के लिए हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं। ओके, अभी वो डायग्राम अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ओके, कोई नहीं, अभी हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं। बेस रजिस्टर एक्चुअल में करता क्या है? रजिस्टर यूजुअली कंटेन अ डेटा पॉइंटर यूज्ड फॉर बेस इंडेक्स और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। बेस रजिस्टर क्या करता है कि जब हमारा डेटा, डेटा कहने का क्या मतलब कि डेटा सेगमेंट से जब हम डेटा को कंटेन करके लेके जाते हैं या लेते हैं, तो उस समय उसका जो बेस एड्रेस, ठीक है, बेस एड्रेस जो हमारा है वो एज अ काम करता है हमारा बेस रजिस्टर।
क्योंकि जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो वो उसके साथ साथ में ही चलता है। ऐसा नहीं है कि ये अलग चलेगा वो अलग चलेगा। सारा क्या होता है ना कि सारा ब्लॉक जितने भी डायग्राम्स होते हैं या जितने भी सिंबल्स यहाँ लगाए होते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि BIU अपना अलग काम कर रहा है EU अपना अलग काम कर रहा है, नहीं। सारे लिंक्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर काम को साथ में करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक को भी अगर हम स्टॉप करके रखेंगे तो दूसरा अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अपने वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो ऊपर से डेटा को फ्लो करवाएगा नहीं तो नीचे वाला उसको यूज कैसे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काउंट रजिस्टर। काउंट रजिस्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को प्रोग्राम काउंटर याद होगा। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि एक तरीका से वो क्या कर रहा है, काउंटिंग का काम करता है कि ये काम हमने कर लिया, अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है उसके बारे में हमें क्या करता है, वो रिकॉल कराता रहता है। और वो कभी भी एंड नहीं होता है, वो बैक टू बैक एज अ लूप वो क्या होता है कि चलता रहता है। यानी कि जो भी हमारे पास वर्क आ रहे हैं उस वर्क को वो क्या करता है कि काउंट करता रहता है। ठीक है, हर बार वो काउंट करता है। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम के लिए वो क्या कर रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। जो भी इंस्ट्रक्शन मेरे पास आ रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को एज अ काउंटर वो उसको ट्रीट करवाता है और हर इंस्ट्रक्शन को वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू, ये तो सेम ही है, व्हेन कंबाइंड द रजिस्टर कंटेन लोअर बिट एंड हायर बिट पोर्ट नंबर। हाँ, मैम प्रोग्राम काउंटर जो है वही काउंटर रजिस्टर्ड है। नहीं नहीं, दोनों डिफरेंट थिंग्स। हम एग्जांपल एक दे रहे थे कि जो हमारा प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा था, एड्रेस को होल्ड करके रख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस क्या आने वाले हैं हर उस एड्रेस को क्या कर रहा था, एक एक से इंक्रीमेंट करवा इंक्रीमेंट। करके वो अपने पास रखते जा रहा था। और एज अ लूप वो चल रहा था, मीन्स कि एक गया दूसरा आया फिर दूसरा गया तीसरा आया, इस तरीके से। तो काउंट जो रजिस्टर है हमारा सेम वही काम कर रहा है। लेकिन ये कर क्या रहा है, ये इंस्ट्रक्शन को काउंट कर रहा है और शिफ्ट कर रहा है। मीन्स की काउंट करके अपने पास रखा, जब वो चला गया, जब उसका डिमांड हुआ वो चला गया तो फिर वो उसने क्या किया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अपने पास रख लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं और जब भी रजिस्टर्स की बात होती है तो रजिस्टर्स हमेशा क्या करता है, एड्रेसेस और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है। तो काउंट रजिस्टर क्या कर रहा है कि जो भी नेक्स्ट एड्रेस आने वाला है उस एड्रेस के इंस्ट्रक्शंस को अपने पास क्या कर रहा है, वो होल्ड करके रख रहा है। टाइम आया उसका वो गया, फिर दूसरे का आया नंबर वो गया तो तीसरा वाला आया, और इसी तरीके से वो क्या कर रहा है, एज अ लूप उसको रोटेट कराता रहता है। नेक्स्ट है आपका डेटा रजिस्टर। मैम हाँ मैम कॉलेज बोलिए। हो यार। कॉलेज, हाँ कॉलेज का नोटिस गया होगा ग्रुप में। और हेलो, हाँ। टेंशन, हाँ बोलिए। हाँ मैम नमस्कार, मैं पायल की मामी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। बोल रही हूँ कि मैंने कंफर्म हो गया कि मैंने खुल गया कॉलेज। हाँ कॉलेज ओपन हो चुका है। अच्छा, तो कब से मैंने क्लास ज्वाइन करना होगा? देखिए क्लासेस का रिगार्डिंग आप लोग टेंशन अभी मत लीजिए, क्योंकि अभी आज होने वाला है मीटिंग तो हम लोग डिसाइड करेंगे। क्लासेस तो जैसे कि अभी ओपन हो गए हैं तो हम लोग भी समझ रहे हैं कि बहुत लोग बाहर हैं तो वो कैसे आ पाएंगे अभी। तो फिर हाँ। से आज आपका हो सके तो शाम तक देखिए कि एक और नोटिस जाएगा। उस नोटिस के अकॉर्डिंग अभी क्या बोले कि अभी क्लासेस चलेंगे। ऐसे अभी ऑफलाइन क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा 7 तारीख से। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रख करके कि अभी इस वीक में सारे स्टूडेंट नहीं आएंगे तो मे भी हो सके, तो मे भी कह नहीं सकते, मे भी हो सके तो ऑनलाइन और ऑफलाइन इस वीक के लिए मे भी क्लासेस चलें। ठीक है, इसलिए क्लास के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्लासेस आपका रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। ठीक है, नमस्कार। कहाँ थे हम लोग, डेटा डेटा रजिस्टर में। रजिस्टर करता हूँ। हाँ, डेटा रजिस्टर के लिए यहाँ पर एक दिया हुआ है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर इन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो पोर्ट नंबर होता क्या है, पोर्ट नंबर आपका कह लीजिए कि जितने भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, जितने भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है वो हर क्या होता है, एक पोर्ट से कनेक्टेड होता है। और ये जो पोर्ट नंबर होता है ना, ये
फिजिकली नहीं दिखता है बट लॉजिकली ये होता है। फिजिकली कहने का क्या मतलब कि ये लिखा हुआ नहीं होता। अगर यूएसबी से हमारा कीबोर्ड और माउस कनेक्टेड है तो उस लोकेशन पे वो एड्रेस लिखा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लॉजिकली वो एग्जिस्ट करता है। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 10 हमने अलॉट कर दिया है माउस के लिए, तो वो सिर्फ माउस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। पोर्ट नंबर 20 अगर हमने दे दिया है कीबोर्ड के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा ना कि कीबोर्ड के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। उस पोर्ट एड्रेस पे किसी हम दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कैसे पिन कोड होता है। पिन कोड अगर हमने मान लीजिए कि पटना के कुछ एरिया के हमने दे दिया है 840 एंड 1 दे दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो वो उस एरिया के लिए अलॉटेड हो गया। दूसरा अगर पिन एड्रेस अगर हम डाल देंगे तो अगर लेटर सेंड कर रहे हैं तो वो लेटर किसी और लोकेशन पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पोर्ट नंबर क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। सॉरी, पिन कोड हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। उसी तरीके से पोर्ट नंबर जो है वो भी हमेशा क्या होता है कि यूनिक होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है उसकी। और हर के लिए अलग अलग पोर्ट एड्रेसेस होते हैं, उसके बेसिस पे हमारा वर्क परफॉर्म होता है। अब जैसे कि हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो नेटवर्क के लिए क्या है कि नेटवर्क के लिए भी एक अलग से हमारा पोर्ट नंबर असाइन किया हुआ है। अगर हम लोग वेब सर्वर यूज कर रहे हैं तो वेब सर्वर के लिए भी हमें किसने क्या किया है कि एक अलग से पोर्ट एड्रेस को असाइन करके रखा हुआ है। तो हर पोर्ट एड्रेस अलग अलग वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे पोर्ट एड्रेस की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि डेटा रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। और डेटा रजिस्टर्स किस बेसिस पे काम करेगा, इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे काम करेगा कि एक्चुअल में उसे वर्क क्या करना है और क्या वर्क हमने दिया है। तो कोई भी अगर डेटा आता है हमारे सिस्टम में तो थ्रू द इनपुट डिवाइसेस आएगा, या आउटगोइंग जो डेटा है वो क्या होगा, थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस आएगा। तो उसके लिए हमारे पास पोर्ट का नंबर होना जरूरी है। तो ये जो काम है ये कौन करता है, ये मेंटेन करेगा हमारा डेटा रजिस्टर्स की किस डेटा को किस पोर्ट नंबर पे और कब सेंड करना है, ठीक है। इन इंटीग्रेटेड 32 बिट मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड इंस्ट्रक्शन डीएक्स रजिस्टर, यानी कि डेटा रजिस्टर। एक्स स्टैंड फॉर रजिस्टर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कंप्यूटर के टर्म में एक्स को एज अ रजिस्टर ट्रीट करते हैं। ओके, तो जहां जहां भी अगर आपको इस टर्म में एक्स लिखा हुआ मिले, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एस, तो एक्स स्टैंड फॉर रजिस्टर्स। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको डिवाइड कर दिया है 8 बिट हाई एंड 8 बिट लो। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हमने जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में देख लिया, इसका वर्क देख लिया। नेक्स्ट है आपका एसपी बीपी एसआई एंड डीआई। तो ये क्या है और ये क्या वर्क परफॉर्म करता है? ये सारे क्या है, आपके इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, यानी इंडेक्स रजिस्टर। द फॉलोइंग 4 इंडेक्स रजिस्टर आर इन द ग्रुप ऑफ पॉइंटर एंड द इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर का क्या मतलब है, हर क्या कर रहा है ना कि ये हर रजिस्टर है। और पॉइंटर, पॉइंटर अगर कंप्यूटर के टर्म में अगर हम पॉइंटर की बात करते हैं तो पॉइंटर डिनोटेड क्या कह एड्रेस। सकते हैं, हाँ, एड्रेस कंटेन करता है वो, और एड्रेस के बारे में वो बताता है अगर हम पॉइंटर की बात कर रहे हैं कंप्यूटर के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, तो ये बेसिकली वर्क करता है मेरा स्टैक रजिस्टर के लिए, ठीक है। स्टैक रजिस्टर नाम भी कुछ कुछ मिलता जुलता ही है। स्टैक रजिस्टर के लिए काम करता है क्या कि, सॉरी, स्टैक रजिस्टर नहीं, सेगमेंट रजिस्टर्स के लिए ये वर्क करता है। तो सेगमेंट रजिस्टर्स के पास क्या होना चाहिए कि जो डेटा है उस डेटा को ले तो हमने लिया, कैसे ले लिया, जब यहाँ पे हमने एड्रेस का कन्वर्जन किया, कन्वर्जन करने के बाद हमने इंस्ट्रक्शन क्यू में सेंड कर दिया। तो जब हमारा मैनिपुलेशन हो चुका, यानी कि जो डेटा हम, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है। तो जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना था हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद अब तो डेटा मेरे पास आ गया, तो अब उस डेटा को क्या करना है कि हमें वापस सेंड भी तो करना है मेमोरी के पास।
और मेमोरी क्या करेगा, फिर वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास सेंड करेगा। ओके, तो ये काम हम लोग जब बैकवर्ड करेंगे, यानी कि जब डेटा को हम सेंड करेंगे यहाँ से, तो ये डेटा को सेंड करने का काम कौन कराएगा, सेंड कराने का काम करेगा हमारा ये इंडेक्स रजिस्टर्स। ठीक है, वर्क हमने परफॉर्म कर लिया, अब देन क्या करना है, उसको बैक टू बैक वापस सेंड करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि डेटा के एड्रेस को कंटेन करके रखेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ रहे हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस को अपने पास कंटेन करके रखेगा, और बैक टू बैक उसको वापस उसी प्लेस पे सेंड करता जाएगा। ये अभी आप लोगों को हम रहने देते हैं स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर एंड सोर्स इंडेक्स, इसलिए क्योंकि इसके साथ में अभी आप लोगों को इसका डायग्राम भी हमको समझाना पड़ेगा। मीन्स की सीएस के साथ में ये चारों पॉइंटर्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि उन सारे, क्योंकि ये बताना नहीं, दिखाने का है कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं और क्यों रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ ये वर्क करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एलयू। एलयू तो पता ही है, इट हैंडल्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड और एंड नॉट ऑपरेशंस। ठीक है, अब फ्लैग रजिस्टर्स क्या है। It is a 16-bit register which exactly behave like a flip-flop. Means it change state according to the result stored in accumulator. It has 9 flags and they are divided into two groups, that is conditional and control flags. फ्लैग्स एक्चुअल में करता क्या है, फ्लैग रजिस्टर एक तरीके का ये भी रजिस्टर है, जिस रजिस्टर्स को हम लोग फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। और ये क्या करता है, ये रिजल्ट को स्टोर करके रखता है। means it change stored recording to result stored in the accumulator। ये क्या करेगा कि जो भी एक्यूमुलेटर में हमने डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है उसके स्टेटस को ये अपने पास स्टोर करता है। मीन्स कि एलयू क्या किया, एलयू को ऑपरेशन परफॉर्म करना था, उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसको डेटा कहाँ से मिला, थ्रू द एक्यूमुलेटर उसको डेटा मिल गया, एलयू ने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। लेकिन जब वो डेटा वापस से चला गया हमारा कहाँ पे, जनरल पर्पस रजिस्टर के पास, क्यों, क्योंकि उसे सेंड करना था ऊपर में, तो लेकिन स्टेटस यानी कि अभी हमने काम क्या परफॉर्म किया है उसका सारा रिकॉर्ड हमारा फ्लैग में स्टोर होता जाता है। ठीक है, वो सारे स्टेटस को क्या करता है कि अपने पास क्या करता है, स्टोर करके रखता जाता है। बेसिकली फ्लैग का काम यही होता है कि टेम्परली उस डेटा के स्टेटस को अपने पास होल्ड करके रखा रहे फर्दर यूज के लिए। मान लीजिए कभी यूज पड़ गया तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्टोर करके रखते जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो डेटा ह्यूज अमाउंट में स्टोर करता जाता है, नहीं, जब हमारा वो डेटा वापस चला गया मेमोरी में और मेमोरी ने क्या किया कि इनपुट के थ्रू वो हमने दे दिया तो वो अपने आप को खाली कर लेता। अब क्या काम बच गया है, अब जब डेटा को हमने क्या कर दिया कि सेंड ही कर दिया तो अब काम ही क्या है, वो वैकेंट हो गया। फिर से जब नया डेटा आएगा फिर उसके स्टेटस को अपने पास स्टोर करके रखा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, लेकिन रुक जाइए अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। मैम, हाँ बोलिए। फोन का और लैपटॉप का प्रोसेसर सेम होता है? फोन का और लैपटॉप का प्रोसेसर नहीं, अलग अलग होता है। प्रोसेसर सेम होता है मीन्स कि अगर प्रोसेसर टर्म जो हम बात कर रहे हैं, प्रोसेसर के टर्म का बात कर रहे हैं, तो टर्म वही है,
काम दोनों का वही है, लेकिन अगर हम कहें कि जो प्रोसेसर हम फोन में यूज कर रहे हैं वही प्रोसेसर अगर सिस्टम में यूज करना है, नहीं, ये दोनों अलग अलग होता है। और एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिए, एक्चुअली लगता है कि हम ये चीज आप लोग को बताए नहीं है। प्रोसेसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोसेसर सिर्फ फोन और कंप्यूटर में ही नहीं है। अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो प्रोसेसर हमारा माइक्रोवेव में भी है, वॉशिंग मशीन में भी है, रेफ्रिजरेटर में भी है, टीवी में भी है, और ऐसे सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में है जिसमें हमारे कमांड के ऊपर वो वर्क करता हो। ठीक है, तो इन सारे सिस्टम्स में क्या होता है ना कि माइक्रो प्रोसेसर इनबिल्ट होता है, और ये माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो प्रोसेसर हम सिस्टम में यूज करें वही माइक्रोवेव में कर रहे हैं, लेकिन ये सोचने की बात है कि माइक्रोवेव कैसे काम करता है। हमने बटन प्रेस करके सेट कर दिया और वो क्या कर रहा है कि काम कर ले रहा है, तो कैसे वो काम कर रहा है? उसके अंदर में भी एक छोटा सा चिप लगा होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसके ऊपर ये सारा कोडिंग किया रहता है कि ये बटन प्रेस होगा तो आपको क्या काम करना है, ये बटन प्रेस होगा तो क्या काम करना है, कब इसको क्लोज करना है, कब इसका टाइमर ऑन होना चाहिए, कब इसका टाइमर ऑफ होना चाहिए, कब इसको बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा कोडिंग कहाँ है? उस माइक्रोवेव के प्रोसेसर पे ये सारा कोडिंग लिखा होता है, जो छोटा सा चिप हमारे माइक्रो प्रोसेसर के इनर में लगा रहता है। रिमोट की अगर हम लोग बात करें तो रिमोट तो काम मान लीजिए कि वो इंफ्रारेड पे काम करता है, लेकिन इंफ्रारेड क्या करता है? सिर्फ चैनल चेंज करता है ना, लेकिन उसके अंदर में भी तो बहुत सारे वर्क होते हैं। तो वो डिसाइड कौन करवाता है कि ये अगर बटन प्रेस हो गया है तो आपको क्या काम परफॉर्म करना है? तो ये कौन बताएगा? कोई ना कोई प्रोसेसर उसके अंदर होगा तभी तो बताएगा ना। प्रोसेस करने के लिए जो भी डेटा हम दे रहे हैं उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोई एक मीडियम होना चाहिए उसके पास। ठीक है, तो अगर हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर नहीं, अगर हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसर एक मीडियम है। ठीक है, जो क्या कर रहा है कि एक पेज से डेटा को दूसरे पेज में सेंड करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोसेस्ड फूड के बारे में हम लोग जानते हैं, वो क्या करता है, मीन्स कि जो स्टोर करके हम लोग रखे रहते हैं, लाते हैं, फ्राई करते हैं और खा लेते हैं, और तो कुछ करना नहीं पड़ता है हम लोग को उसमें। तो प्रोसेसर भी क्या है कि एक डेटा हम उसको दिए, उस डेटा के ऊपर वो काम किया और रिजल्ट हमें दे दिया। बहुत सारा काम हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन इंटरनली वो क्या क्या उसको करना है और किस किस तरीके से करना है वो उस चिप के ऊपर में हम लोग डिजाइन करके रखे रहते हैं। तो माइक्रोवेव हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। रेफ्रिजरेटर में भी कौन सा रेफ्रिजरेटर? जो हम लोग अभी स्मार्ट रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले के टाइम का जो रेफ्रिजरेटर था वो क्या काम करता था? उसमें तो कुछ ऐसा था नहीं, कुछ बटन्स दिए गए थे, मीन्स कि टेम्परेचर को घटाने और बढ़ाने के लिए, बस, और कोई काम वो नहीं करता था। लेकिन अभी का जो रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो थोड़ा स्मार्ट है, वो काउंट करता है कि आपके फ्रीज का, वो डिस्प्ले पे वहां दिखाता रहता है कि आपके फ्रीज का टेम्परेचर हमने क्या करके रखा हुआ है, इसको कब डिफ्रॉस्ट होना है या कितने टाइम से ये चल रहा है, ये सारा कुछ, प्रेशर उसके अंदर में कैसा है, ये सारा कुछ क्या होता है ना कि आपके जो उसका डोर होता है या फिर और भी कहीं, वो डिस्प्ले होता रहता है। तो इस तरीके के जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो उन सारे में हमारा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जो हम लोग यूज करते हैं, क्या बोले, एक जो वॉशिंग मशीन है जिसमें हम लोग बस कपड़ा डाल देते हैं, सर्फ रख देते हैं, डिटर्जेंट रख देंगे, वो खुद ब खुद अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो पानी लेगा, उसको धोएगा और सारा काम करके हमको दे देता है। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और हर उसके ऊपर में ये कोडिंग किया रहता है ना कि आपको हर काम को कितने कितने टाइम स्लॉट पे करना है। ठीक है, तो अब जब भी ये चीज आपको दिखे तो ये सोचिए कि काम कैसे करता है। हर के अंदर में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो हटा दीजिए, प्रोसेसर, प्रोसेसर लगा हुआ है। माइक्रो हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि जो प्रोसेसर का साइज है वो छोटा है, माइक्रो है, इसलिए हम लोग उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो, उसका जो साइज है बहुत ही छोटा है, माइक्रो में आता है, इसलिए हम लोग उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ओके, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन क्लास होता है या ऑफलाइन या दोनों होता है, शाम तक आप लोगों को नोटिस मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। ठीक है।